आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर भागलपुर से है। भागलपुर अलीगंज स्थित मारुति सुजुकी शोरूम में उस वक्त जमकर हंगामा हुआ जब एक ग्राहक ने शोरूम के कर्मियों पर कार के एक्सेसरीज को चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया है। हंगामा बढ़ता हुआ देख पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया और मामले की लिखित शिकायत देने की बात की है। वहीं क्षतिग्रस्त वाहन को लेकर शोरूम पहुंचे युवक का आरोप था कि उनकी शिकायत को दरकिनार करते हुए मैनेजर और कुछ स्टाफ शोरूम से निकल गए। वीडियो में देखिए किस तरह से मारुति सुजुकी शोरूम में जमकर हंगामा हुआ है। खबर भागलपुर से है, जहां भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र अंतर्गत माणिक सरकार घाट पर शनिवार दोपहर करीब 2:30 बजे एक युवक रील बनाने के दौरान गंगा में डूब गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने तत्काल जोगसर थाना पुलिस को सूचना दी और साथ ही सूचना पाते ही थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और साथ ही एसडीआरएफ को इसकी जानकारी दी गई। एसडीआरएफ की टीम ने गंगा में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन युवक का कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद दोबारा खोजो अभियान शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद दोपहर युवक का शव गंगा से बरामद हुआ है और मृतक की पहचान माणिक सरकार घाट के पास रहने वाले प्रवीण कुमार पिता मंगल कुमार के रूप में हुई है। इस घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल व्याप्त है। स्थानीय निवासी सह भाजपा जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार सोलंकी घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और स्वयं गंगा में उतरकर युवक को खोजने का प्रयास किया है। और हैरान करने वाली बात तो यह है कि मृतक का घर घटनास्थल के पास ही है। इसके बावजूद इसके परिवार वालों को इस घटना की जानकारी शव बरामद होने के बाद में ही मिल सकी है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लोकल जिसका परिवार का बच्चा था, यहाँ किसी को पता ही था भागलपुर में किसका बच्चा था। मैं एक इंसानियत होने के नाते मैंने फिर कल एडीएम साहब से बात की, डीएम साहब के एस्ट्रोनो से बात की, एसडीआरएफ टीम के वर्ग अधिकारी से बात की, जो रात में नहीं मिलने पर फिर सुबह उन्होंने भेजा और एसडीआरएफ टीम ने बहुत मशक्कत के साथ, जो भी टीम 2 ट्रुप आई थी, दोनों ट्रिप सुबह 7:30 बजे से अभी तक पूरी मशक्कत करने के बाद आखिर में डेड बॉडी निकला। डेड बॉडी को जब मैं निकाल के लाया, जब अपने हाथ में लिया तो मुझे पता चला ये घर का लोकल ही बच्चा है, जो कि पिता का नाम मंगल है और बेटा का नाम प्रवीण है, जो बगल में शांति नीर में काम करता था। और लास्ट में ये पता चला कि अपना ही बच्चा है। तभी सुरक्षित उनके माँ बाप को हवाले किया। मैं भागलपुर का भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष होने के नाते और सोलंकी डिफेंस अकेडमी का निदेशक, ये मेरा दायित्व बनता था कि मैं मदद करूं, चाहे किसी का भी बच्चा हो, और बाद में पता चला कि अपना ही बच्चा है। अगली खबर सुपौल से है, जहां सुपौल में सुबह सुबह बड़ी घटना घटी है, जिसमें सड़क दुर्घटना में पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक बाई गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बताया जा रहा है जिसका इलाज चल रहा। ये घटना सदर थाना क्षेत्र के सदर बाजार की है, जहां पिपरा रोड में गंगा पेट्रोल पंप के पास NH 327E पर यह घटना घटी है। बताया जा रहा है कि पिपरा प्रखंड के जेलहनिया निवासी राम मोहन गोस्वामी उर्फ शंभू और उसका पुत्र रोहित कुमार और मदटुन कुमार बाइक पर सवार होकर सुपौल रेलवे स्टेशन जा रहे थे। इसी दरमियान अज्ञात वाहन ने उसे कुचल दिया, जिसमें पिता राम मोहन गोस्वामी उर्फ शंभू और साथ ही दूसरा पुत्र मंटू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि बाइक पर सवार होकर तीनों पिता पुत्र राजरानी ट्रेन पकड़ने सुपौल स्टेशन जा रहे थे। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया है और मृतक के आश्रितों को उचित मुआवजा देने की, दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग लगातार की जा रही है। सुबह सुबह राजरानी पकड़ने के लिए जा रहे थे। राममोहन गिरी मेरा चचेरा भाई हैं और उनका लड़का जो राहुल है वो पटना सचिवालय में जॉब करते हैं, तो आज उनको भी गाड़ी पकड़ाने के लिए जा रहे थे। और क्या कहते हैं, ये जो राममोहन गिरी हैं वो कताना माया स्थान में पूजा करने के लिए जाते थे। इनको छोड़ने के लिए उनके बड़े लड़का जो है रोहित गोस्वामी, ये छोड़ने के लिए जा रहे थे सुबह सुबह राजरानी पकड़ने के लिए।
उस दरमियान में ये गंगा पेट्रोलियम पंप के पास अब जिस माध्यम से हुआ हो ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि उचित न्याय होनी चाहिए। चाहे वो बस से लगा हो या बाइक से लगा हो, किसी चीज़ से जो एक्सीडेंट हुआ है उसको अपने कार्य पदाधिकारी के द्वारा उनको एक निश्चित मांग जो है उनका पूरा किया जाए और जो सरकारी व्यवस्था से है उनका हेल्प किया जाए। जो आपदा विभाग से मिलता है उनको सहयोग सपोर्ट करने की परिवार, क्योंकि उनके परिवार में तब कोई बचा नहीं, सबका सब तो मृत हो चुके हैं। उनके जो वाइफ हैं उनका भी 1 महीना पहले ऑपरेशन किया हुआ था और फलारी पे अभी वो जीते हैं। तो ऐसे स्थिति में उनके परिवार में तो अभी कोई नहीं बचा है और पूरे परिवार उसका नष्ट हो चुका है। तो हम यही प्रशासन सरकार से यही मांगना चाहते हैं कि जो जायज़ हो और उसका निष्पक्ष जांच कर करके उनका बताया जाए और उनका जो सहयोग है वो उसको किया जाए। कितने बजे की घटना है? यह लगभग 5 साढ़े 5 बजे की घटना। आप लोग कैसे पता चला? हम लोग को पता चला, इधर से एक जो है कोई आदमी यहाँ से कॉल किया गया और बोला कि जो शिव मोहन उनका छोटा भाई है वो ऑटो चलाते हैं, तो बस स्टैंड जाते आते रहते थे, इनको बहुत आदमी जानते हैं। तो वो बोले कि उसका भाई है। तब हम लोग पता किए, तब वहाँ से आए तो यहाँ देखे कि सही में हकीकत में वो हमारा चचेरा भाई है। प्रशासन क्या मांग करते हैं? हम लोग प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जो चीज़ है उसका सीसी कैमरा लगा हुआ है उससे जांच करके उनका सही पता लगाए। और दूसरी बात कि जो आपदा विभाग से और जो प्रशासन से होता है उसको जायज़ जो है मांग देने के। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार गोस्वामी। कौन सा जगह है? ये गंगा पेट्रोलियम पंप गौरवगढ़ सुपौल। भागलपुर जिले के रसलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अगरतल्ला गांव से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। बताया जा रहा कि मृतका रेणु देवी अपने घर के बाहर छोटे बच्चों के साथ खड़ी थी, तभी नशे की हालत में तेज रफ्तार और अनियंत्रित मोटरसाइकिल ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मां और बच्चे सड़क पर ही कुछ दूरी पर घसीटते हुए जा गिरे। घटना के तुरंत बाद परिजनों और ग्रामीणों ने घायलों को इलाज के लिए कहलगांव अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया है। वहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए सभी को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया है। घायलों को रात 9 बजे मायागंज अस्पताल लाया गया है, जहां इलाज के दौरान आज सुबह करीब 5:30 बजे रेणु देवी ने दम तोड़ दिया है। आपको बता दें, वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल बच्चा शुभम कुमार की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है और उसे डॉक्टर की कड़ी निगरानी में रखा गया है। घटना से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। इस हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर ही मोटरसाइकिल और चालक को पकड़ लिया है। ग्रामीणों का कहना है, जब तक घायलों का समुचित इलाज नहीं हो जाता तब तक चालक को नहीं छोड़ा जाएगा। फिलहाल चालक ग्रामीणों की निगरानी में है और पुलिस को सूचना दे दी गई है। क्या मामला, कैसे घटना हुआ कैसे? हमको पहले बोलता था मंजूर की कि तुम आनंद बाबू कन रहो, नहीं रहेगा तो गोर हाथ तोड़ देंगे। मंजूर ने कब बोला था ये बात? ये बोला था करीब 5-6 दिनों के बाद। आप कहाँ कहीं काम करते हैं? हाँ, प्रकाश बाबू कन काम करते थे, वहाँ से खाना बना खाए हैं। वो घोड़ा तर बैठे हैं, घोड़ा तर बैठे, उधर से 3 आदमी निकला जंगल से, हमको मारना शुरू कर दिया। आप कुक का काम करते हैं, खाना बनाने? हाँ, खाना बनाते। उनके घर से आप खाना बना करके आ रहे थे? वही घोड़ा तर बैठे सरदार बाबू द्वार पर। कहाँ चल रहा था? सरदार बाबू द्वारी पर, सरदार बाबू द्वार है ना, वही पर। हाँ, उसके बाद क्या हुआ जब पूरा ताप रहे थे आप? तापे न थोड़ा देर बैठे, 2 मिनट बैठते थे, उधर से निकला, वो आपके हमको डंगाने लगा। कितने लोग थे वो लोग? 3 लोग था। क्या नाम है? एक मंजूर नाम था और 2 ठोक तो नहीं है, जानते हैं बाबू, सब गलमुच्छी लगा हुआ था। और भी कुछ था साथ में? नहीं, हथियार मुख्य बात यह है कि वो उसका कहना था कि जबरन यहाँ काम करो। हाँ, काम करो, यहाँ नहीं करेगा तो हाथ तोड़ देंगे। कौन कौन चीज टूटा है आपको? हमको टूटा है, टैंक टूटा है, हाथ टूटा है। और भी कुछ किया था आपके साथ? नहीं, मुंह में भी पेशाब भी कर दिया था मरने के बाद जी, नाल सटा दिया था। कहाँ घर हुआ? बिरबन्ना। उन लोगों का घर? उन लोग का उधर है, वो बल्हा में, बिरबन्ने का है, लेकिन बल्हा नाम पड़ता है। क्या नाम है आपका? हमको लुथी मंडल नाम है। कितना उम्र हो रहा है? 60 वर्ष। और कहाँ पड़ता है? बिरबन्ना। थाना कौन है? थाना है ललनपुर। ये मारने के बाद फिर भी कुछ धमकी दे रहा है? हाँ, अभी धमकी देता था कि दोनों भाई को मार देंगे। दोनों भाई मतलब बेटा को? हाँ, बेटा को मार देंगे। बेटा का नाम क्या दोनों का? एगो रोहित है, एगो बुद्धिस्ट है।
भागलपुर के नए प्रमंडलीय आयुक्त के रूप में अवनीश कुमार ने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया है। प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में प्रमंडलीय आयुक्त अवनीश कुमार ने कहा कि प्रगति यात्रा के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा की गई सभी घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि विकास कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अवनीश कुमार ने बताया कि शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी विकास योजनाओं को प्रभावी रूप से जमीन पर उतारा गया ताकि हर वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके और साथ ही इसमें भागलपुर प्रमंडल के समग्र विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। और 2017 में मेरा स्थानांतरण नगर आयुक्त के बाद यहाँ से हुआ था, प्रोन्नति के बाद, और आज पुनः 15 दिसंबर को मैंने आयुक्त भागलपुर प्रमंडल के रूप में प्रभार ग्रहण किया है। तो बीच बीच में तो हालांकि भागलपुर आना जाना लगा रहता था, और अगर हम लोग सामान्य रूप से देखें तो ये 60 साल की अवधि में बहुत अच्छा विकास हुआ है शहर का, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास की जो स्थिति है बिल्कुल सुस्पष्ट है। और देखिए, जहाँ तक अब प्रमंडलीय आयुक्त के रूप में भूमिका की बात है, तो प्रगति यात्रा के संबंध में जितने भी घोषणाएँ की गई हैं और इसके अलावा भागलपुर और बांका दोनों जिलों में सरकार के जितने भी महत्वपूर्ण परियोजनाएं चल रही हैं उनका त्वरित गति से क्रियान्वयन हो, अंतर जिला समन्वय की बात हो, अंतर विभागीय समन्वय की बात हो, या राज्य स्तरीय किसी विभाग से समन्वय की बात हो, तो उसमें मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों को प्रमंडल से हम लोग आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन दें ताकि इन योजनाओं का क्रियान्वयन और तेज़ी से हो सके। इसके अलावा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमंडल स्तर पर जनता को और प्रभावी सहज सुलभ प्रशासन उपलब्ध हो, ऐसा मेरा पूरा प्रयास रहेगा। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के अन्य जितने विभाग हैं, सभी विभागों की जो बड़ी योजनाएं हैं, जनोपयोगी योजनाएं हैं, उनका प्रभावी क्रियान्वयन हो, इसके लिए हम लोग सतत मॉनिटरिंग करेंगे, जनता का फीडबैक प्राप्त करेंगे और प्रयास करेंगे कि सरकार की जो मंशा है कि स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन हमारा हो, ये सुनिश्चित हो सके। भागलपुर के मुख्य बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के बावजूद कुछ की समस्या बाद दोबारा अतिक्रमण किए जाने का मामला सामने आया है। इस स्थिति को लेकर नगर निगम भागलपुर की अतिक्रमण शाखा लगातार अभियान चला रही है, लेकिन स्थायी समाधान अब भी नहीं एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस संबंध में नगर निगम भागलपुर के अतिक्रमण शाखा प्रभारी जयप्रकाश यादव ने स्पष्ट कहा है कि नगर निगम अपनी ओर से हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन अतिक्रमण मुक्त शहर तभी संभव है जब आम लोगों का सहयोग मिले। और उन्होंने कहा कि दुकानदारों और आम नागरिकों को अपनी मानसिकता में सुधार लाने की जरूरत है। सड़कें यदि अतिक्रमण मुक्त रहेंगी तो शहर स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित दिखाई देगा और जिससे आम लोगों को भी आने जाने में सुविधा होगी। जयप्रकाश यादव ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि नगर निगम का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं बल्कि शहर को दोबारा से बेहतर बनाना है और इसके लिए हर नगर की और सारे नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह नियमों का पालन करें और अतिक्रमण ना करें। उन्होंने यह चेतावनी दी है कि यदि अतिक्रमण हटाने में आनाकानी की गई तो बार बार नियमों का उल्लंघन किया गया तो संबंधित लोगों पर जुर्माना लगाया जाएगा और साथ ही फाइन की राशि सख्ती से वसूली भी की जाएगी। देखिए, इसमें थोड़ी सुधार लाने की आवश्यकता है और यहाँ के आम नागरिकों से हम अपील कर रहे हैं, बार बार यह दोहरा रहे हैं कि अपनी मानसिकता को बदलिए। सिर्फ हमारे करने से ही नहीं होगा, जब तक कि लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे, जब तक अतिक्रमण मुक्त शहर नहीं दिखेगा। ये सबके भलाई के लिए है, शहर को सुंदर, स्वच्छ और सुदृढ़ करने के लिए हम ये अभियान चला रहे हैं। लोगों से जी बिल्कुल आवश्यकता पड़ने पर हम लोग फाइन भी करते हैं, उससे जुर्माना की वसूल की जाती है और उनसे हम लोग अनुरोध भी कर रहे हैं अब तक कि भाई आप अपनी मानसिकता को बदलिए, थोड़ा निगम को कोऑपरेट कीजिए और शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाइए। मैं जयप्रकाश यादव, अतिक्रमण शाखा प्रभारी, नगर निगम भागलपुर।
भागलपुर कहलगांव के रामपुर इलाके में हैरान कर देने वाली कहानी सामने आई है। यहाँ एक युवती अपने प्रेमिका से एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। उसी दौरान गांव के लोगों ने रंगे हाथों से पकड़ लिया। युवक के परिजनों को बुलाया गया। कई घंटे पंचायत चली, फिर प्रेमी प्रेमिका की शादी करवाकर उसे विदा कर दिया गया। जी हां, पंचायत के बाद प्रेमी प्रेमिका की शादी करवा दी गई। शिवनारायणपुर थाना क्षेत्र से एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था और यह युवक रामपुर का रहने वाला है, जिसके ग्रामीणों ने पकड़ लिया। इसके बाद प्रेमी के परिजनों को मौके पर बुलाया गया। कई घंटों तक चली पंचायत के बाद दोनों की शादी कराने पर सहमति बनी। अंत में दोनों की शादी करवाकर प्रेमिका को विदा कर दिया गया। इस मामले का वीडियो भी सामने आया है। भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। आपको बता दें, बिबरबन्ना गांव निवासी 60 वर्षीय लोथी मंडल पति स्वर्गीय मिश्री मंडल को बेरहमी से पीट-पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है और पीड़िता का इलाज अस्पताल में चल रहा, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। घायल लोथी मंडल ने बताया कि वह कल संध्या समय घायल जनार्दन प्रसाद सिंह के घर के पास आग सेक रही थी। इसी दौरान मोहम्मद मंजूर अली अपने 2 अज्ञात साथियों के साथ वहां पहुंचा और बिना किसी उकसावे के लोहे की रॉड से उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में उसके हाथ और पैर तोड़ दिए गए हैं और साथ ही पीड़ित ने यह भी गंभीर आरोप लगाया है कि अब आरोपियों ने उसके साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए जबरन उसके मुंह में पेशाब कर दिया और इसके साथ ही उसके शरीर पर कई जगह चोट आने के निशान भी हैं। और साथ ही पीड़ित के अनुसार इस घटना के पीछे का मुख्य कारण काम को लेकर चल रहा विवाद है। आपको बता दें, मोहम्मद मंजूर अली उसे जबरन आनंद सिंह के घर का काम करने के लिए दबाव बना रहा था, जबकि लोथी मंडल पहले से ही दूसरे व्यक्ति के घर खाना बनाने का काम कर रहा था और साथ ही इसी बात को लेकर आरोपी उसे लगातार धमकी देता था। अंततः इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है और साथ ही पीड़ित परिवार ने दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। मिर्जापुर पुलिस ने करीब 40 लाख की कीमत के गुम हुए मोबाइल को बरामद कर उसे असली मालिकों को सौंप दिया है। पुलिस लाइन में 293 लोगों को इसी बीच इनका वितरण किया गया मोबाइल फोन की बरामदगी के क्षेत्र में अब तक सबसे बड़ी सफलता यह है। आपको बता दें, नए वर्ष के आगमन के पूर्व बरामद किए गए सभी मोबाइल फोन उनके वास्तविक स्वामियों को सुपुर्द किए गए हैं और साथ ही गुम हुए मोबाइल फोन पाकर आमजन उसके लिए पुलिस के प्रति विश्वास और मजबूती दिखाते हुए उनकी सराहना की। ऐसे में एसपी सोमेन वर्मा ने नए साल का उन्हें गिफ्ट दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने मोबाइल मालिकों को उनकी गुम हुई अमानत को सौंपा है और साथ ही कहा है कि जिस मोबाइल को फिर से मिलने की आशा लोग छोड़ चुके थे, उसका फिर से मिल जाना एक नए वर्ष का गिफ्ट से कम नहीं है। आमजन के खोए हुए मोबाइल फोन मिलने से बरामदगी के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है। इस अभियान के अंतर्गत CEIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर्ड पोर्टल एवं मोबाइल गुमशुदगी से संबंधित प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर यह उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। आपको बता दें, इस अभियान का नेतृत्व अपर पुलिस अधीक्षक नगर रितेश सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर विवेक जावला द्वारा किया गया है। उनके मार्गदर्शन में प्रभारी एसओजी स्वाट टीम सर्विलांस टीम ने तकनीकी विश्लेषण करते हुए मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की और तत्परता के साथ कार्रवाई करते हुए इन्हें बरामद कर लिया है। और साथ ही मोबाइल स्वामियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि खोया हुआ मोबाइल दोबारा मिल जाएगा, लेकिन पुलिस की सफलता ने उस पहल ने उनकी आशा को विश्वास में बदल दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने बताया कि इस अवसर पर मिर्जापुर पुलिस आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के लिए आगे भी ये अभियान जारी रहेंगे।
सर्वेलेंस टीम इसमें निरंतर मेहनत कर रही थी, बाकी सारे थाना भी इसमें कोऑपरेट किए, सीनियर ऑफिसर मॉनिटर कर रहे थे। राजीव सिंह हमारे सर्वेलेंस प्रभारी है, उनके एक विशेष इसमें टीम वर्क रही। इनकी ये सफलता रही है कि आज 293 मोबाइल हम रिकवर किए हैं, जिनकी ओनर्स के साथ इन्होंने कोऑर्डिनेट भी किया है, और आज ये 293 मोबाइल जिसकी करीब 40 लाख के आसपास मार्केट की कीमत होगी, वो आज इन्हीं यूजर्स के पास वापस किया जा रहा है। इसीलिए आज ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है और लोगों को बुलाया गया है, और मुझे उम्मीद है कि नए साल के पहले ये भी उनके लिए एक अच्छा जो है वो इवेंट रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद। वेबसाइट के बारे में बता दें। भारत सरकार के द्वारा एक वेबसाइट डेवलप किया गया है CER.gov.in। आज के डेट में हम सबसे हमारी रिक्वेस्ट ये रहेगी, निवेदन रहेगा कि अगर आपका कोई भी मोबाइल कहीं पे भी खोता है तो थाना और इधर उधर के चक्कर नहीं लगाना है, सीधे इस वेबसाइट में जाके डिटेल्स भर देना है, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास पहुंच जाएगी। सिर्फ यही नहीं, ये देश के हर थाने तक पहुंच जाएगी। कहीं पे भी ये मोबाइल चलना शुरू होगा, ये वापस ट्रेस हो जाएगी, हमें मिल जाएगा, हम फिर इनको अपने ओरिजिनल ओनर के पास रिटर्न करवा देंगे। धन्यवाद। एकता दुबे। दुबे कहाँ से आई है? आवास विकास कॉलोनी मिर्जापुर। कितने दिन से मोबाइल गुम हुआ था? 3 साल। 3 साल से। क्या कहेंगे यहाँ की मिर्जापुर पुलिस को? काफी अच्छा फील हो रहा है देख करके कि हमारी इस टाइम में पुलिस जो है जागरूक है। 3 साल में मिली, लेकिन मिल गई, इतना अच्छा लगा। अपना परिचय बताइए। जी हाँ, हमारा नाम सैफ मंसूरी है, मेरा मकान है आज बटास। खोया हुआ मोबाइल पाया है आप? जी। कितने दिनों से आपका मोबाइल खोया हुआ? करीबन 2 साल हो गए मोबाइल खोए। तो क्या आपको क्या लग रहा है, मिर्जापुर की पुलिस को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद है सर मिर्जापुर की पुलिस को। हम तो ना उम्मीद थे कि नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा मोबाइल वापस से मिल गया, हमें बहुत खुशी हो रही है। मोबाइल आपका कहाँ से खोया हुआ? हमारा मोबाइल खोया था नईपुर, वहाँ भटवा की बुकरी थोड़ा सा आगे पड़ता है, वो अंदर गया था कि कोई निकाल गया था? नहीं, गिर गया था मेरा फोन, बाइक चला रहा तब गिर गया था। जी सर। खबर चित्रकूट से है, जहां बढ़ती सर्दी के बीच गरीब और असहाय लोगों को राहत पहुंचाने के लिए भगवान भजन आश्रम वृंदावन शाखा चित्रकूट की ओर से सराहनीय सेवा कार्य किया जा रहा है। समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी इस संस्थान के ग्राम अर्छा पुरवा की हरिजन बस्ती में से 100 से अधिक जरूरतमंदों को कंबल एवं गर्म कपड़े वितरित कर ठंड से बचाव का प्रयास किया गया। संस्थान द्वारा यह सेवा अभियान जनपद के विभिन्न गाँव में निरंतर चलाया जा रहा है, और जिसके अंतर्गत वृद्ध, दिव्यांग और अत्यंत गरीब परिवारों को कंबल, गर्म कपड़े व रोजमर्रा की आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। आपको बता दें, कड़ाके की ठंड में कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरे राहत और खुशी से सराबोर दिखे। और साथ ही इसी क्रम में अर्छा पुरवा हरिजन बस्ती में समाज सेवी शंकर यादव के सहयोग से कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहाँ बुजुर्ग, महिलाओं और वृंदावन को कंबल, आपको बता दें वृद्ध जनों को वहां पर कंबल वितरित किए गए हैं, जबकि युवाओं को पैंट शर्ट के कपड़े, गर्म टोपा, मोजे सहित अन्य आवश्यक सामग्रियां दी गई हैं। ठंड से जूझ रहे लोगों के लिए यह मदद किसी संजीवनी से कम नहीं है। कार्यक्रम में मौजूद पूर्व प्रशासनिक अधिकारी केशव यादव ने बताया कि गरीबों की सेवा ही सच्चा ईश्वर सेवा होती है। इसी भावना के साथ हम सभी के सहयोग से कंबल और खाद्य सामग्री वितरित कर रहे हैं। कंबल वितरण कार्यक्रम में संस्थान के प्रबंधक राम अवतार यादव, समाज सेवी व पूर्व प्रशासनिक अधिकारी केशव प्रसाद यादव और साथ ही पूर्व डाक निरीक्षक जगमोहन सिंह यादव, लवलेश यादव और साथ ही राजकुमार, राजेश, शंकर प्रसाद यादव और समाज सेवी RK शर्मा, दिलीप अवस्थी, हिमांशु यादव, ओम प्रकाश, राकेश राजपूत, शंकर दयाल निषाद, राम सेवक, राम किशोर यादव और सरजो प्रसाद, देशराज आदि लोग वहां पर उपस्थित रहे। आपको बता दें, असहाय और जरूरतमंदों के बीच भगवान भजन आश्रम ट्रस्ट की यह पहल समाज में मानवता, सेवा और सहयोग की एक प्रेरणादायी मिसाल बनकर सामने आई है। ये भगवान भजन आश्रम ट्रस्ट वृंदावन शाखा चित्रकूट की ओर से ट्रस्टियों का आदेश है, श्री बिहारीलाल जी श्राफ जी का, दुगरमल जी का, कि जनपद में जहाँ अति गरीबी हो, जहाँ आवश्यकता हो वस्त्र वितरण की, अनाज वितरण की या अन्य किसी तरह से सर्दियों में लोगों की सेवा करने की जो है, उस पर हम लोग जगह जगह गांव में खोज करते हैं। हमारे आदमी हमको रिपोर्ट देते हैं, फिर वहाँ जाकर हम लोग कंबल वितरण है, टोपा वितरण है, मोजा वितरण है, पैंट शर्ट का कपड़ा है आदि का वितरण करते हैं। आज हम लोग अर्छा के पुरवा में आए हैं, जहाँ पर ज़्यादातर अनुसूचित जाति के लोग
गरीब तबके के लोग, विकलांग, वृद्ध, महिलाएं, पुरुष हैं, वहाँ पर हम लोगों ने आकर के श्री बिहारी लाल जी सर्राफ और डूंगर मल जी जो हमारे भजनाश्रम वृंदावन के कर्ता धर्ता हैं, उनके निर्देश पर हमने आज कंबल वितरण किए हैं। महिलाओं को कपड़े दिए हैं, पुरुषों को कपड़े दिए हैं ताकि ठंडक से बचाव हो सके। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में जाएं जहां पर ज़रूरत है और जहां के लोग कपड़े के लिए या अनाज के लिए परेशान रहते हैं, उनकी ज़रूरत के हिसाब से हम लोग जाते हैं और पहले सर्वे करते हैं और फिर ज़रूरत के हिसाब से सामान ला करके कंबल है, कपड़े हैं, सब वितरित करते हैं। आज हम लोगों ने वितरित किए हैं और जो है यहाँ की जनता ने सर्राफ जी का और डूंगरमल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया और बड़े खुश होकर के गए हैं। धन्यवाद। खबर कानपुर नगर से है, जहां आजाद नगर स्थित नागेश्वर आश्रम में 13वां भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जिसके 5वें दिन संत समागम का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में दूर दराज से एवं कानपुर के समस्त साधु संत उपस्थित हुए और साथ ही भागवत कथा व्यास आचार्य कौशल किशोर पांडे जी द्वारा सभी भक्तों को सुनाई गई। आश्रम के संरक्षक कथा परीक्षित महंत भरतानंद और साथ ही नैस्टिक ब्रह्मचारी जी द्वारा कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि कथा का शुभारंभ 9 दिसंबर से हुआ था एवं कथा विराम 15 दिसंबर को होगा। तत्पश्चात यज्ञ पूर्णाहुति एवं भंडारे का आयोजन 16 दिसंबर को संपन्न होगा। आपको बता दें, जिसमें कानपुर के समस्त साधु संत यहां पर उपस्थित होते हैं एवं दूर दराज से भी साधु संत आते हैं। ये नागेश्वर नाम से आश्रम जाना जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश का प्रथम पारद शिवलिंग हमारे नागेश्वर आश्रम में है। ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान अवनितेश्वरानंद सरस्वती जी के चरणों का मैं एक छोटा से दास हूँ और यह विगत कई वर्षों से इस वर्ष 13वीं भागवत यहाँ संपन्न हो रही है। यह भागवत निरंतर 13 वर्ष से लगातार चली आ रही है। आज 5वां दिवस है। 9 दिसंबर 2025 को प्रथम दिवस था। 16 तारीख को भंडारा और 51 किलो बूंदी का भंडारा होगा। इस बार हट करके है। हमारे भागवत व्यास कौशल किशोर पांडे जी निरंतर भागवत बाँच रहे हैं 13 वर्षों से। खबर सीतापुर से है, जहां सड़क पर अनियंत्रित होकर गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई तेज रफ्तार बाइक। हादसे में बाइक सवार युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। इलाज के दौरान जिला अस्पताल में हुआ भर्ती। युवक की मौत हो जाने के बाद परिवार में मातम का माहौल। पुलिस तहकीकात में जुटी। जनपद के हरगांव थाना क्षेत्र का पूरा मामला। कमल किशोर अवस्थी। अवस्थी जी, क्या हादसा हुआ है? कौन खत्म हुआ है? लड़का हमारा। क्या नाम था इनका? शिवा अवस्थी। उम्र कितनी होगी? उम्र 22-23 साल। क्या हादसा हुआ था? रास्ता घर आए रहे जी गाड़ी से। हाँ। और गन्ना के भरी ट्राली जा रही रहा। अच्छा। और ट्राली ट्रैक्टर से लड़े, टकरा गए। अकेले थे ये? हाँ। कहाँ पे हुआ था ये? हवा है मुद्रासन और उदनापुर के। मुद्रासन के पास में। थाना हरगांव। हाँ। क्या नाम इनका पता है भैया? शिवा अवस्थी। वहीं खत्म हो गए थे अस्पताल में? अस्पताल जिला अस्पताल खत्म। ठीक है। ट्रैक्टर वाला पकड़ा गया, भाग गया? ट्रैक्टर ट्राली वहाँ खड़ा है।
ठीक। सीतापुर डीएम डॉक्टर राजा गणपति ने सीएमओ ऑफिस का किया औचक निरीक्षण में मिली खामियों पर सुधार के दिए दिशा निर्देश। अनुपस्थित लिपिक व नोडल अधिकारी का 1 दिन का वेतन काटने का दिया निर्देश। सीएमओ को समय पर रजिस्टर जांच करने का जारी किया आदेश। जनपद के खैराबाद स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का पूरा मामला। जनपद हरदोई के परेली गांव के पास पाली रूपापुर शाहबाद मुख्य मार्ग पर एक भीषण सड़क दुर्घटना घटित हुई है। इस हादसे में धनंजय वाजपेयी पुत्र रणबे वाजपेयी उम्र लगभग 20 वर्षीय निवासी भरखनी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार धनंजय वाजपेयी आगमपुर की ओर से परीक्षा देकर लौट रहे थे, तभी पाली की ओर जा रहे एक रोडवेज बस ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि युवक का पैर टूट गया तथा मोटरसाइकिल का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद रोडवेज बस चालक कुलतर मणि मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पाली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और रोडवेज बस एवं क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल को अपने कब्जे में ले लिया। घायल पुलिस युवक को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। पाली पुलिस द्वारा मामले की जांच एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद बदायूं के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के लोची नगला चंद्रशेखर गौटिया का रहने वाला 22 वर्षीय विपिन पुत्र मुन्ना लाल सुबह अपने घर पर था तो दोपहर में ऊपरी मंजिल के कमरे में जाकर उसने फांसी लगा ली और उसकी मौत हो गई। उसका बड़ा भाई पिंटू उर्फ सर्वेश मोबाइल का चार्जर लेने ऊपर गया तो देखा विपिन फांसी पर लटका हुआ था। फांसी पर भाई को लटके हुए देखकर उसकी चीख निकल गई। परिवार वाले मौके पर पहुंचे और पुलिस का फोन लिया और साथ ही फोन किया। घटनास्थल पर तुरंत पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। नाम है तुम्हारा? वीर प्रताप। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले हो? खासपुर। और यहाँ कहाँ? लोचनला। अच्छा, ये क्या मामला है जो भाई की मौत हुई? जी हमारे भाई ने मतलब फांसी लगा ली। कारण क्या रहा? अब पता नहीं है, उन्हें गए अचानक गए उसमें कमरे में उन्हें लगा ली फांसी। अच्छा, क्या नाम था इसका? विपिन कुमार। पंकज चौधरी के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बनने पर कुर्मी समाज ने मनाई खुशी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के उपलक्ष्य में पटेल मार्केट के सामने आज कुर्मी समाज के द्वारा आतिशबाजी कर मिठाई वितरण किया गया एवं खुशी जाहिर की गई। इस अवसर पर धीरज पटेल, विजय पटेल, राजीव पटेल, आशु पटेल, मुनीश और साथ ही ओम पटेल और सतीश सिंह राठौर, सिंपल पटेल, ब्रिजेश पटेल और प्रदीप पटेल इत्यादि उपस्थित रहे। अमरोहा में ऑपरेशन किरण के तहत थाना डेडौली द्वारा एक पारिवारिक विवाद में दोनों पक्षों के माध्यम से काउंसलिंग के उपरांत एक परिवार का सुलह समझौता कराते हुए परिवार को बिखरने से बचाया गया। पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अखिलेश भदौरिया व क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में ऑपरेशन किरण थाना डिडौली में एक प्रार्थना पत्र की काउंसलिंग कराई गई। काउंसलिंग के दौरान थाना डिडौली द्वारा एक जोड़ी का सुलह कराते हुए समझौता कराते हुए दोनों पक्षों का कुशल राजी खुशी प्रेम पूर्वक नवजीवन उनके घर उन्हें रवाना कर दिया गया।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज जौनपुर पहुंचे। वे यूपी सरकार के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव के पूज्य पिताजी के निधन के उपरांत आयोजित त्रयोदशी कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने शोक संतप्त परिवार से भेंट कर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि यह क्षति परिवार के लिए अति अपूरणीय है और साथ ही उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोकाकुल परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। अपनी ओर से शोक संवेदना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का संबंध भगवान कृष्ण और राम के जमाने से है। हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये संबंध और सौहार्द बने रहे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर बाबा महाकाल से कामना है कि वो पवित्र आत्मा को मोक्ष दान करें। नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है भाजपा को, मुख्यमंत्री जी। खबर सीतापुर से है, जहां अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन सुजीत पांडे का सीतापुर दौरा। खैराबाद थाने पर अपर पुलिस महानिदेशक के आगमन पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर और थाने में साफ सफाई एवं महिला हेल्प डेस्क हिस्ट्री शीटर की फाइलों के साथ व्यवस्थाओं का लिया गया जायजा। आपराधिक घटनाओं पर विराम लगाने के लिए रात्रि गश्त बढ़ाने के दिशा निर्देश दिए गए। जनपद के खैराबाद थाना का पूरा मामला।
ब्रजवासियों का कहना है कि 10 लाख रुपए लेकर केवल अमीर माताओं को वृद्धाश्रम में दिया जाता है स्थान। जी हां, आपको बता दें कि खबर मथुरा से है। गरीब माताओं को वृद्धाश्रम में नहीं लिया जाता है। आरोप है कि इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी और कुंज बिहारी पीठाधीश्वर इंदुलेखा तथा हिंदुवाती गुंजन शर्मा ने आरोप लगाया है कि यह स्पष्ट कर दिया है कि अनुरुद्धाचार्य के द्वारा केवल अमीर माताओं को ही आश्रम में स्थान दिया जाता है। आप कभी वृंदावन परिक्रमा जाएं तो आप देखा होगा कि परिक्रमा मार्ग में गरीब माताएं सर्दी में बिना कपड़ों की ठंड में सिकुड़ती रहती हैं, लेकिन कोई भी ऐसा आश्रम नहीं है जिसमें गरीब माताओं को स्थान दिया जाता हो। राधे राधे, मैं देवी इंदुलेखा वृंदावन से। मेरे सामने अभी एक मामला सामने आया है अनुरुद्धाचार्य को लेकर के। हमारे परिक्रमा मार्ग में सैकड़ों वृद्ध माताएं पड़ी हुई हैं सर्दी में, और आप उन्हीं ही माताओं को लेते हैं जो सरकारी नौकरी पे थी, उनकी जो पेंशन आती थी और जिनके पास पैसा था, उन्हीं की आप सेवा करते हैं। ये बहुत निंदनीय है अनुरुद्धाचार्य जी। आप सिर्फ धर्म को धंधा बनाते जा रहे हैं, पैसों को लूटते जा रहे हो। हमारे भारत देश में जितने भी यहाँ पे दान पुण्य करते हैं, उन पैसों से आप गाड़ियाँ लेते हैं, दिन पे दिन आश्रम बना रहे हैं। तो वो आश्रम बना रहे हैं, जो पैसा आप ले रहे हैं तो उनको आप वृद्ध माताओं को, गरीब माताओं के लिए बनाओ ना। आप जो पैसे वाले सिर्फ उन्हीं की सेवा करते हैं, ये कौन सा न्याय है? ये समझ में नहीं आ रहा कि ये धर्म का इन्होंने इतना धंधा बना दिया है कि बस सब कुछ भूल गए अपनी सद्बुद्धि। राधे राधे। राधे राधे, मैं गुंजन शर्मा मथुरा से। और मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे वृंदावन में एक बहुत ही जाने माने कथावाचक हैं, जिनको आप सभी लोग वृद्ध माताओं की सेवा के लिए बहुत जानते हैं। इनका नाम है अनुरुद्धाचार्य जी। मैं कहना चाहती हूँ कि वैसे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, हमारा ये कोई निजी मामला नहीं है कि हम आपसे कुछ कहें। लेकिन जिस रीज़न से आप सबसे धन लेते हैं, जिस वजह से आप आज आपके पास इतनी संपत्ति हुई है कि आप वृद्ध माताओं की सेवा करते हैं, जिस ढोंग को आपने रचा रखा है, आप ये बताइए किसी भी वृद्धाश्रम के बाहर कभी हमने बूढ़ी माताओं को या वृद्ध जनों को बाहर बैठे नहीं देखा। लेकिन उनके आश्रम के बाहर जब आप देखेंगे तो वहाँ कई वृद्ध माताएं पड़ी हुई हैं सड़कों पर, जो ठंड में ठिठुर रही हैं। शायद खाना तो उनको वो दे भी देते हो, मैं नहीं कह सकती, लेकिन क्या उनके लिए उनके पास स्थान नहीं है? जो वहाँ अंदर जो बैठी हैं वो सभी सरकारी नौकरी से आ रही हैं या कोई बहुत बड़े घराने से हैं, जहाँ बच्चे उनकी सेवा नहीं कर पा रहे लेकिन बहुत कमा रहे हैं, तो वो उनको दान देते हैं और कह देते हैं कि हमारी माँओं को आप रखिए, इसके लिए हम आपको एक अच्छी मोटी रकम देंगे। क्योंकि उनके यहाँ एडमिट होने के लिए, उस वृद्धाश्रम में जाने के लिए भी दसियों लाख से ऊपर का वो पैसा लेते हैं उन माताओं से, तब उनको उसमें अंदर रखते हैं। तो आप सोचिए कि उनके पास जो सुख सुविधाएं जो आप ये दिखा रहे हैं, वो सभी सुख सुविधाएं वो अपने घर पे भी रखती हैं और वो अपने साथ इतना धन लेके आती हैं कि वो यहाँ भी उन सुख सुविधाओं को भोग पा रही हैं। लेकिन उन महिलाओं का क्या, जो बाहर बैठी हुई, जो ठंड से ठिठुर रही हैं और मर रही हैं, उनके लिए अनुरुद्धाचार्य जिन माताओं की वजह से करोड़ों अरबों रुपए अपने आश्रम के लिए दान लेते हैं, आज वही माताएं सड़क पर बाहर बैठी हैं और सर्दी में ठिठुर रही हैं। वो उनका क्या दोष है? आप केवल अमीर माताओं को अपने आश्रम में स्थान देते हैं, लेकिन जो सड़क पर गरीब माताएं बैठी हैं उनको आप क्यों नहीं स्थान देते? तो ये गलत है। आप केवल ऐसी माताओं को अंदर लेते हैं जो सरकारी सर्विस से रिटायरमेंट हैं या किसी बड़े घराने से हैं, 10-10 लाख रुपए उनसे डोनेशन मांगा जाता है, तो गरीब माताओं के पास इतना डोनेशन कहाँ से आएगा? तो अनुरुद्धाचार्य, आपने लगभग 5,000 करोड़ की संपत्ति वृंदावन में खरीद ली। गौरी गोपाल आश्रम से लेकर पापड़ी चौराहे तक की सारी ज़मीनें आपने खरीद ली। तो इतना पैसा इकट्ठा करके, इतनी संपत्ति इकट्ठा करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अरे सनातन धर्म ने आपको बड़ा आदमी बनाया है, तो सेवा के लिए बनाया है, सेवा कीजिए, गरीब माताओं को अंदर लीजिए, उनको वृद्धाश्रम में स्थान दीजिए। और आपने कभी सीता माता पे, कभी पवित्र ग्रंथों को तोड़ मरोड़ कर ऐसे विवादित बयान दे देते हैं जिससे सनातन धर्म बदनाम होता है। कभी आप पत्रकारों को गाली देते हैं,
आप न जाने व्यासपीठ पर बैठकर इस प्रकार की जो गलत टिप्पणियां करते हैं, उससे व्यासपीठ का भी मजाक उड़ता है। विधर्मी मानसिकता के लोग, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, वो कहते हैं देखो तुम्हारा बाबा जी क्या बोल रहा है, तो ये सब गलत है। आपको अच्छे कार्य करने चाहिए। आपको भगवान ने इतना पैसा दिया, इतनी दौलत दी है, आपने इतना बड़ा आश्रम बना लिया, कोई उसमें नियम कानून आपने नहीं अपनाया, बिना परमिशन के इतना बड़ी बिल्डिंगें बना ली, इतने बड़े बड़े महल बना लिए, तो इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा। ये सब यहीं रखा रह जाएगा। 20 वर्ष बाद इस्लाम का शासन आएगा, सभी पे कब्जा होगा। आप लोग इन संपत्तियों को जो इकट्ठा कर रहे हैं दान पुण्य पैसे से, उन संपत्तियों से आपको वो पैसा वृद्धाश्रम में लगाना चाहिए, गरीब माताओं की भी एंट्री करनी चाहिए। शाहजहांपुर से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पीड़ित परिवार को थाने में भी न्याय नहीं मिल पा रहा। जी हां, गाली गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के बाद पुलिस पर आपको बता दें सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। मामला थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र का है। यह तस्वीर और वीडियो थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र के गढ़िया पत्तू लाल चौराहे की है। पीड़ित नदीम खान का आरोप है कि 14 दिसंबर को पड़ोसी फैजान और उसकी मां ने पहले उसकी पत्नी के साथ गाली गलौज की। विरोध करने पर दोनों ने मिलकर मारपीट की और पत्थर फेंके हैं। जब नदीम ने बीच बचाव किया तो उसे भी पीटा गया है। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने शाम तक जान से मार देने की धमकी दी है, जिससे पूरा परिवार दहशत में है। पीड़ित नदीम खान ने बताया है कि साहब, मेरी पत्नी को गंदी गंदी गालियां दी गई हैं, फिर हमें डंडे और पत्थरों से मारा गया है, जान से मारने की धमकी दी गई है। थाने में तहरीर देने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम डरे हैं और कि कोई अनहोनी ना हो जाए। अब सवाल यह है कि जब पीड़ित थाने की चौखट तक पहुंच चुका है तो कार्रवाई में देरी क्यों है? क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा या दबंगों के हौसले ऐसे ही बुलंद रहेंगे? प्रशासन से पीड़ित परिवार ने सुरक्षा और न्याय की मांग की है। पूरे का एक लड़का है फैजान, उसका काम है चोरी लकोरी करना। हमारे घर में घुसा, हमारी बीवी के साथ मारपीट पहले उनने खूब की। हम जब आए तो मेरे एक ईंट मारी उनने और ये मेरी आग पे 2 घुसे मारे उनने। आज भी फिर मैं जब रिपोर्ट उसके नाम दर्ज करने गया तो रिपोर्ट तो नहीं, खैर हमारी तहरीर ये इंस्पेक्टर साहब ने, बाकी बोले जाओ, एक बार अभी पुलिस नहीं आई है सर। आज हम गए तो हमें भगा दिया, बोले ड्रामा कर रहे, साले ड्रामा करके यहाँ ना रहे बार बार, तू चलिए तो सीधा ले। और हम कुछ नहीं सर चाहते, ये चाहते हैं कि सख्त सख्त इसके ऊपर कार्रवाई हो। बस ना हमारा मेडिकल के लिए भेजा, मुझे सर जब मेरे चोट थी तो मेडिकल तो मेरा कराना चाहिए था, मैंने मेडिकल का गया तो इंस्पेक्टर साहब ने भगा दिया, बोले साले खाली के ड्रामे करके तू यहाँ पर आ रहा है। का पहचान है, बहुत बदतमीज है, मेरे संग बदतमीजी करी, बहुत घर में घुस के बच्चों को मार तोड़ करी, और वो चोरी लकोरी करता है खाली। बहुत लोगों से बदतमीजी कर चुका है, बेतहात बदतमीजी करी, मुझे मारा पहले, फिर जब मेरा आदमी मुझे बचाने चला तो मेरे आदमी को प्रहार करा, मेरा गला पकड़ लिया तो मेरा सब गला फट गया था। तो फिर हम वहाँ थाने गए भाग के, हम इनसे मारपीट करी, इनके ईंट मारी फेंक के पहले, तो हम लोग डर इतना गए तो हम सीधे भाग गए बाहर निकल के। तो हम दोनों जने सीधे थाने पहुंचे, थाने वालों ने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। अब हम जब हम उल्टा गए, लिखाई मन तहरीर दी तो उन्होंने मुझे भगा दिया कि आप जाइए घर। उन्होंने तहरीर रख ली, क्या जाइए। फिर हम चले आए घर को, फिर उन्होंने हमें गालियाँ दी। अब वो बहुत लोगों को छेड़ चुका है यहाँ पे है। हम कुछ नहीं, हम ये चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो जाए। शाहजहांपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले मासूम बच्चों से आपको बता दें कि भवन निर्माण के दौरान मजदूरी कराई जा रही। जी हां, कड़ाके की ठंड में नन्हे बच्चों से स्कूल की छत पर पानी ढुलवाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। पूरा मामला थाना खुटार क्षेत्र का है। आपको बता दें, यह तस्वीर शाहजहांपुर जनपद के थाना खुटार क्षेत्र के गाँव नवदिया नवजातपुर स्थित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय की है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों से पानी भरवाया जा रहा है और 4 से 5 बच्चे मिलकर भारी बाल्टी उठाकर स्कूल की छत तक पानी पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा कि विद्यालय में निर्माण कार्य चल रहा है। इसी दौरान प्रधानाचार्य इफ्तिखार अहमद ने बच्चों से पानी भरवाकर छत पर डलवाया है। हैरानी की बात यह है कि यह सब कड़ाके की ठंड में करवाया गया है, जिससे बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा बना है।
आपको बता दें, एक अभिभावक ने कहा कि बच्चों से इस तरह काम कराना गलत है, प्रधानाचार्य पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हम जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देंगे। मामले के सामने आने के बाद ग्रामीणों और अभिभावकों में भारी आक्रोश है, सभी ने दोषी प्रधानाचार्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में खंड शिक्षा अधिकारी मृत्युंजय यादव का पक्ष जानने के लिए उनसे बार बार फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने फोन तक रिसीव नहीं किया। बहरहाल वीडियो के वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा इस मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। मेजा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रामनगर केवटहिया ग्राम सभा में गैस एजेंसी के बगल में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी सहित क्षेत्र की जनता की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान आम आदमी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष धर्मेंद्र दुबे ने कहा कि वह मेजा विधानसभा के वार्ड नंबर 72 से जिला पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं और क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे और वादा नहीं विकास की बात करते हैं युवा नेता। धर्मेंद्र दुबे ने कहा कि वादा नहीं करेंगे बल्कि विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि जो नेता होता है वो वादा करता है, लेकिन मैं नेता नहीं, आपका बेटा हूं और मैं विकास करूंगा। बैठक में उपस्थित महिलाओं और पुरुषों ने धर्मेंद्र दुबे को समर्थन देने की बात कही और कहा कि ऐसा क्षेत्र का ऐसा पहला नेता है जो वादा नहीं विकास की बात करता है। और इस दौरान आम आदमी पार्टी के समस्त पदाधिकारी क्षेत्र समेत समाज के तमाम लोग उपस्थित रहे। पहली बात तो सभी क्षेत्रवासियों को प्रणाम और आप सभी पत्रकारों को मेरा प्रणाम। ये बैठक हमारा इसलिए है कि हम भावी जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर 72 से धर्मेंद्र कुमार, जो कि यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं, सब लोगों ने अपना बहुत सारा प्यार हमें दिया और बहुत ज़्यादा समर्थन दिया। और जितनी भी यहाँ पे जनसंख्या आई है, जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, सब पैसा दे के बुलाते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं सब निस्वार्थ धर्मेंद्र के लिए आए हैं। और इन लोगों का कहना ये है कि हमारे क्षेत्र का नौजवान लड़का है, जितने भी इस क्षेत्र में भी जिला पंचायती क्षेत्र में अभी आए हुए हैं, तो इन लोगों का मानना और हमारा विश्वास है कि आने वाले समय में सबसे कम पैसे लेने वाला जिला पंचायत सदस्य बनूंगा और सबसे ज़्यादा कार्य कराने वाला सदस्य बनूंगा। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे जितने भी जिला पंचायत क्षेत्र हुए जीत के निर्वाचित हुए हैं, वो लोग केवल क्षेत्र में अपने गांव में चिन्हित करके कार्य कराते हैं। वो जाति समाज वर्ग देख के, अगर सीट आती है मैं मैदान में आता हूँ, अगर हमें जनता का यहाँ समर्थन मिलता है तो हम एकदम निस्वार्थ तरीके से सेवा करेंगे। और कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पे बैठे हैं जिन्हें कॉलोनी नहीं मिली थी, प्रधान जी द्वारा कॉलोनी उन्हें नहीं दिया गया था, हमने उनका एप्लीकेशन बीडीओ के एसडीएम के माध्यम से स्वयं मुख्यमंत्री के पास उनको भेज के उनका कार्य कराया हुआ है और किसी प्रकार का दलाली का कार्य नहीं करता हूँ। दूसरा चीज़, और हमारी लालसा यही है कि हम लोगों का क्षेत्र का सेवा करूं और लोगों का हमें समर्थन मिले। तो मैं लोकल नेता नहीं बनना चाहता हूं। हमारा सोच ये है कि अगर यहाँ पे सभी लोगों का समर्थन मिलता है तो मैं उच्च स्तर का नेता बन के देश की सेवा करूंगा और क्षेत्र की सेवा करूंगा। कौन सी वार्ड है आपका? वार्ड नंबर 72। अभी जो आप कह रहे थे कि कम पैसा और ज़्यादा पैसा, पैसा तो पैसा होता है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भी पैसा वहाँ से अगर पाएंगे, बिना जिला पंचायत क्षेत्र कुछ न कुछ पैसा लेता है तभी वोट
वोट समर्थित करता है, तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि हम नहीं लेंगे। पर जो वो पैसा मिलेगा आप लोग फिर माध्यम से आएंगे, सार्वजनिक करूँगा इसके लिए। और वो जितने भी हमारे क्षेत्र में गरीब बहन बेटी होंगी, वो पूरा पैसा आप लोगों के माध्यम से बताऊंगा कि यहाँ पे इतना हमने दिया, यहाँ पे इतना दिया। एक पैसा मुझे रखना नहीं है। सब कहते हैं ये बात नहीं, ये बताइए, कहने वाली बात नहीं है। जीतने वाले जितने आते हैं वो तो क्रिया भी खा लेते हैं, बच्चे का, माँ शीतला का क्रिया खा लेते हैं, सायरी मैया का, शंकर भगवान का। यहाँ पे जितने भी हमारे क्षेत्रवासी हैं, आज मैं 9 महीने से मेहनत कर रहा हूँ। आप किसी के से माइक लगा के पूछ सकते हैं कि आज तक मैंने एक भी क्रिया नहीं खाया, इसलिए कि क्रिया वो आदमी खाता है जो झूठा होता है, जो वादे करते हैं। हाँ, हम वादा नहीं विकास करने की बात करेंगे। कहेंगे कि धर्मेंद्र कुमार जैसे व्यक्ति आज तक चुनाव लड़ने वाला कोई व्यक्ति प्रत्याशी नहीं मिला, क्योंकि जो इनकी इच्छा है, इच्छा शक्ति वो जनता की सेवा करने के लिए है, न कि नेता बनने के लिए या हमको कुछ धंधा पैसा कमाने के लिए। ये चीज नहीं है। वो नेता नहीं, वो यहाँ जनता का बेटा है। और हम निवेदन करना चाहते हैं, रामनगर ग्राम सभा के जो भी पूर्वा है, केवटहिया पूर्वा है, 18 पूर्वे है, सबसे मैं सम्मानित नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि धर्मेंद्र आपका नेता नहीं है, वो इस जनता का बेटा है, इस क्षेत्र का बेटा है, और बेटा बन के ही काम करेगा, नेता बन के बाद नहीं। आप राजी सहमति है? हाँ, सहमति है, इसलिए कि धर्मेंद्र भाई को हमने पहले आशीर्वाद दे चुके हैं कि ये कार्य करने लायक है और योग्य है, और हर इंसान से हर समय मिलेंगे। और ये जो आए हैं, इनके केवल काल कहने से सब कोई यहाँ इकट्ठा हुआ है। पैसा लगता नहीं बुलवाया? ना, धर्मेंद्र हमको आदमी ठीक दिख रहे हैं और हमको लगता है कि जीतेंगे तो कुछ काम करेंगे। अच्छा लड़का है, न युवक है। ये तो सब कहते हैं जीतने के बाद सब भूल जाते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं रहेगा? नहीं, ये बात ऐसा कुछ तो नहीं रहेगा दादा? नहीं, धर्मेंद्र में ऐसी बात नहीं। अच्छा, ये बता, जो जीत के गए हैं सब वादे कर गए हैं ना, अब इनको क्या वादे पूरे हुए अब तक? नहीं, तो ये वादा पूरा करने के लिए इस लड़के को हम कह रहे हैं कि धर्मेंद्र आगे निकलेगा। कसम वसम खाए कि नहीं भैया? नहीं, कसम नहीं। भैया कसम वसम खाए? नहीं, धर्मेंद्र का काम करना जरूरी भी है, क्योंकि वो बाहरी नहीं है, इसी गांव का बच्चा है। इसको सब वोट देंगे तो इसको पकड़ भी लेंगे, क्योंकि इसकी मजबूरी हो जाएगी। तो हमसे यही निवेदन है जनता से, हमारे चाचा से, कि इसको भारी बहुमत से जिताए इसको, और एक बार मौका दे इस लड़के को, क्योंकि अच्छा लड़का है, मेहनत कर रहा है। मतलब आप लोग चाहते हैं कि एक बार कुर्सी मिल जाए, कुर्सी की लालच जो हो जाए, उसके बाद आगे भी जाएगा, आगे भी जाएगा। क्या सही बात है? सही। अभी जो ये आप लोगों ने प्रोग्राम करवाया है, गाजीपुर की जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्थान मथुरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संत पंकज जी महाराज ने प्राथमिक विद्यालय सकरा में सत्संग किया है। उन्होंने अपने काफिले के पड़ाव के दौरान श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए शराब और मांसाहार त्याग करने का संदेश दिया। अपने संबोधन में संत पंकज जी ने महाराज ने कहा कि भवसागर से पार होने की इच्छा रखने वालों को प्रभु की प्राप्ति करने वाले संत सदगुरु की खोज करनी चाहिए। उन्होंने सेवा, सत्संग और नाम की कमाई पर जोर दिया है। महाराज ने बताया कि मानव जीवन 84 लाख योनियों से निकलने का एकमात्र अवसर है। उन्होंने सूरत शब्द योग, नाम योग और साथ ही साधना की विधि समझाई है। उनके अनुसार इस साधना से आत्मा शरीर से बाहर निकलकर आसमानों का सफर करती है, जिससे व्यक्ति त्रिकालदर्शी बन जाता है और साथ ही जीवात्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। संत पंकज जी ने महाराज ने स्मरण कराया कि मनुष्य शाकाहारी प्राणी है, लेकिन अपनी बुद्धि और बल से जीवों पर हिंसा करता है, उनके मांस का भक्षण करता है, साथ ही शराब का सेवन करता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इसकी सख्त सजा मिलेगी। उन्होंने वर्तमान में बढ़ते हिंसा और अपराध के माहौल को मांसाहार व शराब पीने का परिणाम बताया। तुम्हारी जीवात्मा बैठी है दोनों आंखों के बीचों बीच में। कोई चंद्रमा तक चंद्रयान के माँ बाप कौन है, भगवान राम कौन है, भगवान कृष्ण कौन है, ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, पर ब्रह्म कौन है, ये कहां पर को भेजा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, इस संसार की कोई भी धातु ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। मान लो आप किसी जंगल में खो गए,
और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, तो आप किसी टापू, पहाड़ या पेड़ पर चढ़ करके और वहीं से आवाज लगाते हो कि भाई कोई हमारी, मान लो किसी व्यक्ति ने आपकी आवाज को सुना और उसने आपको आवाज दी, ठीक उसी प्रकार से इस हरि मंदिर के अंदर, इस मानव मंदिर के अंदर इस आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा वही पहुंच जाएगी जहां वो परमात्मा बैठ करके आवाज दे रहा। तो वो आवाज कब सुनाई पड़ेगी? फलों से बचाने वाला, तुम्हें नरकों और चौरासियों से बचाने वाला ये पंच भौतिक शरीर ही तुम्हारा मंगल भवन है। इस मंगल भवन के 10 दरवाजे हैं और 10वें दरवाजे पर ये अजर विहारी यानी कि तुम्हारी जीवात्मा बैठी है। यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाती है, जिससे तुम्हारा ये शरीर चलता है, तुम्हारे हाथ चलते हैं, तुम्हारे ये पैर चलते हैं। जब आप भजन करोगे और जब घंटे और शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में चुंबक है, वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमट करके यही 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही सारी शक्ति, सारी चेतना सिमट करके यहाँ पर इकट्ठी हुई तो शब्द क्या काम करेगा? शब्द तुम्हारी जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है, हम ये खड़े, आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। ये 10वां थाना अरवल क्षेत्र के जिगनी जिसमई गांव के रहने वाले नीलू पुत्र कढ़ीले की दुखद मृत्यु हो गई है। सोमवार को नीलू अपने पिता के साथ भैंस चराने गया था। उसी दौरान वह गंगा नदी में नहाने गया था। अचानक तेज धार में बहकर डूब गया। ग्रामीणों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नीलू नहीं बच पाया। करीब आधा किलोमीटर दूर उसका शव बरामद हुआ है और थाना प्रभारी अमित सिंह ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और ग्रामीणों से अपील की गई है कि नदी में नहाते समय पूरी सावधानी जरूर बरतें। व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की दिशा में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी गजल भारद्वाज द्वारा 2 दिन पूर्व किए गए औचक निरीक्षण में अस्पताल, साफ सफाई व्यवस्थाओं और ड्यूटी सिस्टम में कई खामियां सामने आई हैं। इन कमियों के मद्देनजर जिलाधिकारी के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया, जिसने जिला अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। आपको बता दें कि जांच टीम ने अस्पताल परिसर की सफाई, साफ सफाई और साथ ही वार्ड की स्थिति और साथ ही वहां भर्ती मरीजों का हालचाल जाना है और साथ ही टीम ने मरीजों से बातचीत कर उपचार, साफ सफाई और सुविधा के संबंध में फीडबैक लिया है। इस दौरान सीएमएस को अस्पताल परिसर, वार्डों और बगीचे की नियमित साफ सफाई सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही ड्यूटी पर तैनात सफाई कर्मियों को रोस्टर के तहत नियमित रूप से तैनात कर दिए जाने पर लापरवाही बरतने वालों पर सख्ती के संकेत भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान जांच टीम का नेतृत्व कर रहे एसडीएम आदेश सिंह सेंगर ने कहा कि पहले की तुलना में वर्तमान समय में जिला प्रशासन, जिला अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था में सुधार देखने को मिला है और जिस पर संतोष व्यक्त किया गया। हालांकि अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि सुधार की प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखने का आवश्यक जरूरत है। और साथ ही महोबा जिले के नवागत एसडीएम आदेश सिंह सेंगर ने जिला अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद अवधेश कुमार और साथ ही सीएमएस सुरेश कुमार के साथ करीब 1 घंटे तक अस्पताल से जुड़ी विभिन्न मुद्दों पर गहन मंथन किया। बैठक में साफ सफाई, मरीजों की सुविधा, स्टाफ की तैनाती और व्यवस्थाओं को भी और बेहतर बनाने पर चर्चा हुई है। एसडीएम आदेश सिंह सेंगर ने कहा कि शासन की मंशा और आम जनमानस को मरीजों को लेकर जिला अस्पताल में हर संभव इलाज के लिए सुविधा आसानी से उपलब्ध हो और वार्डों में भर्ती होने के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े। उन्होंने विशेष रूप से सफाई कर्मियों को रोस्टर के अनुसार नियमित किए जाने पर जोर दिया।
आज जिला अस्पताल महोबा का निरीक्षण किया गया, जिसका उद्देश्य जिलाधिकारी महोदय ने एक कमेटी का निर्माण किया है यहाँ की क्लीनिंग, गार्डनिंग और जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसके निरीक्षण के संबंध में। तो मैं उप जिलाधिकारी के रूप में, मेरे साथ ईओ साहब महोबा और यहाँ के सीएमएस साहब, हम तीनों ही लोगों ने मिलकर यहाँ पे निरीक्षण किया और सफाई की व्यवस्था पहले से काफ़ी बेहतर है और कुछ जो सुधार हैं उसको हमने इसमें मेंशन किया है। उनमें से एक प्रमुख सुधार ये है कि जो भी सफाई कर्मी जिनकी ड्यूटी लगाई जा रही है उसको रोस्टर के थ्रू रेगुलराइज किया जाए, ताकि जो लोग आ रहे हैं अस्पताल में वो उनसे डायरेक्ट संवाद करें, लोग उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें और जो कंपनियां इसमें जुड़ी हुई हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी फिक्स हो। सर, ठंड को लेकर क्या दिशा निर्देश आपके द्वारा CMS को? हाँ, हमने सबसे पहले ये कहा कि जो आपके हीटर हैं उनको आप प्रॉपरली सुचारू रूप से करवाइए और जैसे भी पेशेंट के स्तर से जो आपको शासनादेश में मेंशन है उन सारी व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराइए। सीएमएस साहब की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस रहा है। जिलाधिकारी महोदय के जो निर्देश हैं उनको यहाँ अक्षरशः पालन करने की और शासन की जो मंशा है उसके अनुरूप जिला चिकित्सालय महोबा को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार प्रयास शासन और प्रशासन द्वारा किया। महोबा जिला अस्पताल में रात के समय अज्ञात चोरों ने फायर सुरक्षा सिलेंडर चोरी करने का प्रयास किया। ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड ने चोर को रंगे हाथ पकड़ा है और मामले का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। आपको बता दें, सीएमएस ने जांच के आदेश दिए और अस्पताल में पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग की है। आपको बता दें कि महोबा जिला अस्पताल में बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा फायर सुरक्षा सिलेंडर चोरी करने का प्रयास किया गया था। घटना का वीडियो मरीजों के परिजनों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में दिखा है कि 4 फायर सेफ्टी सिलेंडर को हाथों में लेकर अस्पताल परिसर से बाहर जाने का प्रयास कर रहा था एक आरोपी और साथ ही इस दौरान ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। साथ ही सीएमएस डॉक्टर सुरेश ने घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके का निरीक्षण किया और संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों की सुरक्षा सर्वोपरि है। अस्पताल में चोरी और अराजक तत्वों की गतिविधि को देखते हुए सीएमएस ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर अस्पताल परिसर में पुलिस चौकी की स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है। इसमें भविष्य में ऐसे अपराधियों की पुनरावृत्ति रोकी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है। साथ ही कर्मचारियों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत प्रशासन को देने के निर्देश दिए गए। ये फायर वाला है कि ऑक्सीजन वाला है, अगर मेरे संज्ञान में आती तो मैं देखता कि वहाँ पे कौन कर्मचारी तैनात है और वहाँ उसकी जिम्मेदारी, अगर कोई ले जाता है तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं सर, लगातार जो है रात में अराजक तत्वों का अड्डा बना रहता है जिला अस्पताल, लोग घूमते रहते हैं। एक घटना सामने आई जहाँ सिलेंडर ले जाते हुए वीडियो वायरल हुआ है, क्या इस पर आपके द्वारा संज्ञान लिया गया? वीडियो जो वायरल हुआ है तो वीडियो तो मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन मेरा प्रयास है कि जो पुलिस चौकी यहाँ के लिए बनाई गई थी, जो इस समय बस रोडवेज बस स्टैंड में चली गई है, मैं बहुत जल्दी कप्तान साहब से मिल करके और पुलिस चौकी को यहीं स्थापित करवा रहा हूँ, जिससे कि चोरी की घटनाएं और जो अराजक तत्व घूमते रहते हैं इससे निजात मिल सके। क्योंकि अराजक तत्व जो यहाँ पेशेंट के एडमिट होते हैं और जो उनके अटेंडेंट होते हैं तो उनके किसी के मोबाइल चोरी हो जाते हैं, किसी के पैसे चोरी हो जाते हैं, पता नहीं चल पाता कौन है। और ये बस स्टैंड नज़दीक होने के बाद अराजकता तो यहाँ बहुत ज़्यादा रहती है। थाना पाली पुलिस ने हसीब उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, आरोपी पर आरोप है कि उसने पाली में स्थित नमो बुद्धाय ट्रेडर्स नामक सीमेंट और मोरंग की दुकान का ताला तोड़कर नकदी और कीमती सामान चोरी किया है। प्रार्थी विवेक कुशवाहा, जो कि दुकान संचालक स्वर्गीय राजेश कुमार कुशवाहा के पुत्र हैं, उन्होंने बताया कि पिता की 14 अक्टूबर 2025 को मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से वह खुद दुकान पर तैनात थे। सोमवार की सुबह पड़ोसियों ने सूचना देने पर पता चला कि रात के दौरान आरोपी हसीब उर्फ गुड्डू ने दुकान का ताला तोड़कर लगभग 4000 रुपए और अन्य सामान चोरी कर लिया है। प्रार्थी ने थाना प्रभारी से उचित कार्रवाई की अपील की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना पाली एसआई आकांक्षा सिंह मौके पर पहुंचकर जांच कर कार्रवाई में जुटी है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है।
खबर हो रही है से जहां केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के तहत गरीब एवं जरूरतमंद जनता के लिए नगर पंचायत फफूंद के वार्ड गोविंदगंज में स्थित पुराने सरकारी अस्पताल परिसर में सोमवार को एक विशाल शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पात्र लाभार्थियों के लिए निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाए गए। शिविर का शुभारंभ नगर पंचायत फफूंद के अध्यक्ष मोहम्मद अनवर कुरैशी तथा वार्ड सभासद प्रतिनिधि समाज सेवी आसिफ राइन ने संयुक्त रूप से किया है। फीता काट किया है और साथ ही शिविर प्रातः 10 बजे से शुरू हुई और दोपहर तक चली है, जिसमें क्षेत्र के लगभग आधा सैकड़ा पात्र लाभार्थियों ने अपना आयुष्मान कार्ड निःशुल्क बनवाया है। यह कार्ड धारक परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करता है और साथ ही जिसमें देश भर के सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों में गंभीर बीमारी का इलाज शामिल है। लाभार्थियों में अधिकांश गरीब एवं मजदूर वर्ग के लोग थे, जिन्होंने इस सुविधा का लाभ उठाकर राहत की सांस ली है। शिविर के आयोजन के संबंध में वार्ड सभासद प्रतिनिधि आसिफ राय ने बताया कि क्षेत्रवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग एवं स्थानीय सुविधाओं की जरूरत को देखते हुए यह विशेष शिविर लगाया गया है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद अनवर कुरैशी की सहमति एवं उनकी व्यक्तिगत पहल पर स्वास्थ्य विभाग ने इस शिविर को मंजूरी दी है। अब जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक सोमवार को गोविंदगंज के पुराने सरकारी अस्पताल में यह शिविर नियमित रूप से लगाई जाएगी ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना से जुड़ सके। और साथ ही आसिफ राइन ने आगे कहा कि आयुष्मान भारत योजना गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस शिविर में क्षेत्र से लोगों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि आने वाले सोमवार को वो अधिक संख्या में पहुंचकर योजना का लाभ उठाएं। शिविर में आयुष्मान मित्र उपेंद्र, सुपरवाइजर रामपाल सिंह और बिलाल खान, मुनावर खान और साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे, जिन्होंने लाभार्थियों को दस्तावेज जांच फॉर्म भरने एवं कार्ड बनवाने में पूरी सहायता प्रदान की है। पराली थाना क्षेत्र के आपको बता दें पाली थाना क्षेत्र के पराली गांव में सोमवार शाम को पाली शाहबाद मार्ग पर दो बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भयंकर था कि दोनों बाइकें सड़क पर दूर जा गिरी हैं। चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद की और पाली पुलिस के साथ मिलकर घायलों को एम्बुलेंस से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। चिकित्सकों ने उनकी स्थिति गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। पुलिस के अनुसार घायलों को एक ही पहचान पचदेवरा थाना क्षेत्र के बहुआरा निवासी गाँव निवासी आयुष शुक्ला के रूप में हुई है, जबकि दूसरा बाइक का चालक मेहंदीपुर गांव का निवासी बताया जा रहा है। हादसे के कुछ देर बाद मार्ग पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। थाना पुलिस ने कहा कि तहरीर मिलने के बाद मामला में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खबर सोनभद्र से है, जहां मनबड़ युवक ने नम चौकीदारी से लाठी से उसकी पिटाई कर दी। आपको बता दें चौकीदार की लाठी से पिटाई हुई घटना से कार्यालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सरेआम मारपीट की घटना सोशल मीडिया पर हुई वायरल। किसी राहगीर ने वीडियो बनाकर किया वायरल। घायल चौकीदार का निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कर कार्य की मांग की है और साथ ही सरहंग युवक अनपरा थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा। पैर में चप्पल पहने आरोपी का नाम बाबा मणि बताया जा रहा। अनपरा थाना क्षेत्र के नंप कार्यालय का मामला। खबर वाराणसी से, जहां वाराणसी पहुंचे फिल्म अभिनेता अनुपम खेर का एक वीडियो हुआ वायरल। आपको बता दें वाराणसी से खजुराहो जाना था, लेकिन फ्लाइट कैंसिल होने के कारण नहीं जा सके। बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी किए फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने और श्री राम भंडार में भोजन करने की भी वीडियो में अनुपम खेर ने कही बात। फ्लाइट छोड़ ट्रेन से जाने की भी अनुपम खेर ने वीडियो में कही बात। फ्लाइट कैंसिल होने पर जमकर भड़ास निकालते नजर आए अनुपम खेर। यूजुअली कंप्लेन नहीं करता हूँ, तो मैं अभी वाराणसी पहुँचा हूँ इंडिगो फ्लाइट से, हैदराबाद से वाराणसी। यहाँ से मेरी फ़्लाइट थी खजुराहो की,
खजुराहो में खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में मेरी फिल्म तन्वी द ग्रेट ओपनिंग फिल्म है। यहाँ पहुँच के पता चला कि वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई। मैं इसलिए कंप्लेंट नहीं करता क्योंकि मैं सोचता हूँ कि कोई आदमी जानबूझकर या कोई भी संस्था जानबूझकर ऐसा नहीं करती है। तो मैं भड़ास निकालना चाहता हूँ क्योंकि अभी सामान भी लेट आया था, कल प्ले किया था, कुछ भी हो सकता है 2.5 घंटे का। अब यहाँ से कोई और फ्लाइट है नहीं है, कल फिल्म है, तो मैं क्या करूँ। पहले तो मैं जाके, भैया जी कहाँ जा रहे हैं खाना खाने? हम राम भंडार में जाके अच्छा खासा मैं खाऊंगा खाना, और मतलब कचौड़ी। हरमन जी आप भी चलेगी ना साथ में? तो बेस्ट होता है कि जब इंसान परेशान हो तो उसका ऑल्टरनेट ये ढूंढें कि अब कैसे मैं इस परेशानी को ठीक कर सकूं। तो बेस्ट है, इसका फ़ायदा उठाएंगे, वाराणसी को देखेंगे और फिर ट्रेन से जाएंगे। ट्रेन जाती हैं, बाय रोड भी जा सकते हैं, बट फ़िलहाल तो खाना चाहता हूँ, उससे बेटर हो जाएगा। बहुत परेशान भी थे, एयरपोर्ट पे भी लोग परेशान थे कि अरे हमें बहुत सारे, एक फ्रांस से लेडी आई थी जो पार्टिसिपेट कर रही थी खजुराहो फिल्म फेस्टिवल में, पर कुछ भी हो सकता है। सो व्हेन यू आर इन ए सिचुएशन वेयर नथिंग इज इन योर हैंड, एंजॉय द सिचुएशन, बिकॉज माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू से don't go through a problem twice, once by thinking about it, once by going through it. So I will eat and I'll feel better, and I will somehow or the other reach tomorrow for the opening of Khajuraho Film Festival, because our film Tanvi the Great is playing there. Jai Ho, Jai Baba Vishwanath, Har Har Mahadev, Har Har Mahadev। खबर मथुरा से, जहां मथुरा बार एसोसिएशन के सैकड़ों अधिवक्ताओं ने डीएम कार्यालय का किया घेराव। सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ कार्रवाई की मांग। अज्ञात लोगों द्वारा रातों रात दर्जनों चैम्बर तोड़ने से नाराजगी और रोड पर जाम लगाए गए। सिटी मजिस्ट्रेट चैम्बर तोड़वाने का आरोप, बिना किसी नोटिस जानकारी के की गई कार्रवाई। ये एक्चुअल में पूर्व जो डीएम थे मथुरा श्री सनत कुमार सिंह जी, उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए जगह आवंटित की थी वर्ष 2023-24 में। तो उसकी फाइल जब भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लखनऊ को भेज दी गई, लेकिन पता नहीं किन कारणों से वो एक ही रात में सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने वह चैम्बरों के वकीलों को तोड़वा दिया। वहाँ बहुत सारे लैपटॉप, फाइल्स, बादकारियों की फाइल थी, वो सब रखी हुई थी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ है, गायब कर दी गई सभी, और चैम्बरों को सभी को ध्वस्त कर दिया गया। जब तक प्रशासन चैम्बरों को बना के नहीं देगा, जब तक लगातार हम आंदोलन करते रहेंगे। अभी तो कोई अधिकारी आया कि नहीं? डीएम साहब ने लेकर ज्ञापन ले लिया है। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि दोबारा प्रस्ताव भेजा जाएगा और वकीलों के लिए ही उस जगह को आरक्षित कर दिया जाएगा, ये कहा है डीएम साहब ने। वकीलों के चैम्बर तोड़ दिए गए हैं बिना नोटिस के, बिना उसके। क्यों तोड़ दिए गए? पुलिस प्रशासन द्वारा तोड़े गए नोटिस चैम्बर, क्यों तोड़े गए बिना नोटिस दिए? पुलिस प्रशासन अधिवक्ता जब तक चैम्बर मुहैया नहीं कराए जाएंगे तब तक अधिवक्ता ऐसे ही रोड पे लाएगा। रोड पे लाने वाले का काम सिटी मजिस्ट्रेट और डीएम साहब का है, इसलिए अधिवक्ता आज रोड पर है। आप चैम्बर दे दीजिए, अधिवक्ता अपना सुचारू रूप से काम करेगा। अधिवक्ता हमेशा बातकारी को लड़ता है, जनता की लड़ाई लड़ता है अधिवक्ता, तो यह अराजक तत्व नहीं है अधिवक्ता। लगभग 300 चैम्बर हाँ नुकसान हुआ है। अधिवक्ताओं की कुर्सियां थी, टेबल थी, फर्नीचर था, पंखा था, लैपटॉप थे और एसी भी थी कुछ चैम्बरों में। तो इसका हर्जाना कौन करेगा? बताइए।
खबर मिर्जापुर से है, जहां तेज रफ्तार हाईवा ट्रक की चपेट में आ जाने से बबलू यादव उम्र लगभग 30 वर्षीय की मृत्यु हो गई है। अदलहाट थाना क्षेत्र के नारायणपुर ओवरब्रिज के पास हुई यह घटना। मृतक सिकिया गांव का रहने वाला था और साथ ही पुलिस शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।